Hello friends, welcome back to another video tutorial from Biology with Desh Raghuvanshi YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to study about asexual reproduction. तो देखते हैं कि in this method a single individual that is parent is capable of producing offspring. मतलब asexual reproduction के अंदर offspring प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट या सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहता है, whereas on the other hand सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल एंड फीमेल. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. मतलब asexual reproduction के अंदर जो offsprings या जो young ones प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल तो रहते ही हैं, साथ ही साथ जो है they are exact copies of their parents. वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी रहते हैं क्योंकि उनका जो जेनेटिकल मेकअप और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी एक दूसरे से सिमिलर रहती है. मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की जेनेटिक मेकअप और उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर रहती है. तो होप सो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. ये जो टर्म है बेहद इंपॉर्टेंट है. क्लोन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है नीट के अंदर, एम्स के अंदर. तो क्लोन का मतलब क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो. तो मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड जेनेटिकल मेकअप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. मतलब क्लोन में क्या होता है? क्लोन क्या होते हैं? क्लोन आर द इंडिविजुअल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर. मतलब उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस और उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, बिल्कुल सिमिलर रहता है. ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्लोन कहते हैं और ये क्लोन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में प्रोड्यूस होते हैं या देखे जाते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज मोनेरेंस एंड प्रोटेस्ट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. आप लोगों ने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा ना 11th में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया. जिनमें से पहले दो हैं मोनेरा और प्रोटेस्टा. तो मोनेरा और प्रोटेस्टा की हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स 2 ऑफस्प्रिंग जो है इससे प्रोड्यूस होंगे बाइनरी फिजन के अंदर. बाइनरी फिजन एज इन अमीबा. Member of kingdom fungi and algae reproduce through special asexual reproductive structures called zoospores. यानी किंगडम algae के और fungi के जो members हैं वो एक तरह के asexual reproductive structures से division show करते हैं जिनको कि हम zoospores कहते हैं. अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि zoospores as in Chlamydomonas इसका एग्जाम्पल है. तो चलिए आप इसका डायग्राम देखिए. फिर zoospores as in Chlamydomonas. चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में. जैसा कि अभी हमने बात करा था zoospores as in Chlamydomonas, zoospores रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे, वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो सबसे पहला लिखा हुआ है कॉनिडिया एज इन पेनिसिलियम. तो कॉनिडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है. बर्ड्स एज इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स एज इन स्पंज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, एम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स. कॉनिडिया एज इन पेनिसिलियम, बर्ड्स एज इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स एज इन स्पंज. तो चलिए यहाँ पे अब एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ट्यूरोन. ट्यूरोन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं.
तो द फ्लैशी बड विच प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स इन हाइड्रोफाइट इज कॉल्ड ट्यूरोन। तो ट्यूरोन एक तरह का फ्लैशी बड होता है जो कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाया जाता है और ये न्यू प्लांट्स जनरेट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये जो ट्यूरोन है फ्लैशी बड है, इसी से न्यू प्लांट जनरेट होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर। अब दो कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है कि इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है का? तो यस, ठीक है, रखना है याद। अगला लिखा हुआ है कि इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए भी हम टर्म क्लोन का यूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल यस, कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम टर्म क्लोन यूज करते हैं उनके लिए। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो यस, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए भी टर्म क्लोन का यूज कर सकते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. Unambiguously, in plants, the term vegetative reproduction is frequently used. यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एनिमल्स के केस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म जो है वो विदाउट डाउट विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग यूज किया जाता है। यहां पे अनएम्बिगुअसली का मीनिंग होता है एडमिटिंग ऑफ नो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी बिना किसी डाउट के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म है वो हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म का यूज करते हैं। आई होप सो आप सभी को अनएम्बिगुअसली का मीनिंग भी क्लियर होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पर हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाने के लिए कुछ यूनिट्स रहती है, जैसे कि रनर हुआ, राइजोम हुआ, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सारे के सारे इनके अंदर कैपेसिटी रहती है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की। और इन सभी यूनिट्स को हम जो है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इन सभी के एग्जाम्पल बताता हूँ कि रनर किसके अंदर, रनर एज इन दूब ग्रास, ठीक है, राइजोम एज इन जिंजर, ठीक है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखिए, पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं रनर। रनर का एग्जाम्पल है दूब ग्रास। दूब ग्रास का बॉटनिकल नेम होता है साइनोडॉन डैक्टिलियन। दूब ग्रास जो दुर्वा हम भगवानों पर चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उसी को दूब ग्रास या साइनोडॉन डैक्टिलियन कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम एज इन जिंजर, अदरक के अंदर ये देखा जाता है। सकर एज इन बनाना ट्री, बनाना ट्री के अंदर देखा जाता है। ट्यूबर एज इन पोटैटो, आलू के अंदर देखा जाता है। ऑफसेट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के मीन्स टोटल 3 नाम है। पहला हुआ वाटर हाइसिंथ, दूसरा है आइकॉर्निया क्रिस्पिस और अगला है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बंगाल की खाड़ियों में बहुत जल्दी मीन्स बहुत रैपिडली ये जो है फैलता है। तो वहां पर इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया था, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स में लास्ट और 6th जो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे थे वो था बल्ब का। तो बल्ब एज इन अनियन, तो अनियन के अंदर देखा जाता है। आई होप सो आप सभी को
चलिए फ्रेंड्स, एट लास्ट वाटर हाइसेंथ के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि वाटर हाइसेंथ विच इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज द स्टैंडिंग वाटर। तो सबसे पहली बात, इन्वेसिव बीड्स जो है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो इन्वेसिव बीड्स का मीनिंग होता है कि नॉन नेटिव यानी फॉरेन वैरायटी है। ये जो खरपतवार की वैरायटी है ये फॉरेन वैरायटी है। साथ ही साथ इट कॉजेस इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल हार्म एंड हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो वाटर हाइसेंथ जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं, ये जो है एक ऐसी खरपतवार की एक ऐसी प्रजाति है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, और ये हर जगह, हर उस जगह देखने को मिल जाती है जहां पर पानी रुका हुआ रहता है, मतलब रुके हुए पानी के अंदर ये वाटर हाइसेंथ या टेरर ऑफ बंगाल उग जाती है। ठीक है, तो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस। और ये वाटर हाइसेंथ इतना ज्यादा नुकसानदायक आखिर है क्यों हमारे लिए? क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि मछलियां हैं, तो ये क्या करता है, वाटर हाइसेंथ पानी से पूरा का पूरा ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सफोकेशन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं, उनका दम घुट जाता है उसके कारण। ठीक है, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीफ। तो भारत के अंदर ये वाटर हाइसेंथ यानी खरपतवार का जो पौधा है भारत के अंदर क्यों लाया गया? इसके खूबसूरत फूलों के कारण और इसकी सुंदर पत्तियों के कारण इसको भारत में लाया गया। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. अब लिखा हुआ है कि इसके ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोपोगेट करता है, बहुत जल्दी से ये फैलता है। तो एक बार जब ये पानी के अंदर फैलेगा, बढ़ेगा, तो इससे फिर छुटकारा पाना जो है बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इतना खतरनाक है ये वाटर हाइसेंथ, साथ ही साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बेहद हार्मफुल है ये। तो ये था वाटर हाइसेंथ। So friends, that's all for this video. I hope you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. What next would you like to see on this channel? Please comment below. You can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.